नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा से एक खबर है जहां पर सीएम मनोहर लाल को लेकर मीटिंग हुई, यानी कि बैठक की गई और एनएसएस पदाधिकारियों की कार्यशाला में बातचीत की गई। आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल ने वहां पर बातचीत की है और सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को शिरकत हासिल की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति जिसे जरूरत हो उसकी सेवा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के भाव को भी पैदा करें और छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो खुद पहले देश के आगे आकर काम करते हुए नजर आए। उन्होंने एनएसएस पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए भी कहा है कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाते रहना चाहिए और अपनी भूमिकाओं को और लोकप्रिय बनाना चाहिए। साथ ही सीएम ने एनएसएस में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले अवार्ड मूल्यांकन कमेटी का भी निर्देशन किया है। तो उधर कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है और बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कल 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे और काफी दिनों से कांग्रेस से वो लगातार नाराज चल रहे थे और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही थी। और कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दी और कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलते भी दिखे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता को अपना इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी वाली पार्टी नहीं रही है। इसके अलावा कुलदीप ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल की भी तारीफ की। बिश्नोई ने यह भी कहा कि सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इसी को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर रहा हूं। लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी बन गई और भारतीय जनता पार्टी जिस समय मैं ज्वाइन करने वाला मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति तक ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। देखिए, आज बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्यागपत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। उधर नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में 22 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस से 11 सदस्यीय दलों ने अलग अलग स्पर्धा में हिस्सा भी लिया था और वहीं प्रतियोगिता में 11 से 8 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक अपने नाम कर लिए। वहीं विजेता खिलाड़ियों ने भी गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में अपने आवास पर पदक पहनाकर उनको सम्मानित किया है और भविष्य में इसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं और बेहतर माहौल लगातार उपलब्ध है और इसी वजह से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आते। अनिल विज ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ चर्चा की है और उनके अनुभवों को साझा भी किया और साथ ही पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को गृह मंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं।
कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गांव और शहर का प्रत्येक व्यक्ति तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और हैंड्स अभियान को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव का माहौल बना हुआ है। शाहबाद हलके में गांव चनरथाल में प्रधान और फौजी कमांडो सुखविंदर सिंह और उनकी टीम की अगुवाई में स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर तमाम बच्चों के साथ साथ स्टाफ और ग्रामीण की युवा समिति की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया गया और यहां पर युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई है। आज गांव चनावतल में युवा समिति की टीम और उनकी अगुवाई में गांव के चारों तरफ स्कूल के बच्चों व स्टाफ के साथ मिलकर गांव के चारों तरफ अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा समिति चनावतल ने गांव के अंदर फ्लैग वितरित किए व लोगों को बताया कि सरकार के द्वारा हर घर में जो 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराना है, युवा समिति ने अपने गांव के अंदर तिरंगा वितरित की जिम्मेवारी ली है। उधर अंबाला छावनी के एक निजी रेस्टोरेंट में हरियाणा भट्टा आयोग की कई एसोसिएशन की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के भट्टा उद्योग के स्वामी मौजूद रहे। सभी मेंबरों ने एक मत होकर यह निर्णय लिया है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अगले सीजन में अपने ईंट के भट्टे नहीं चलाएंगे। उनका यह भी कहना है कि ईंट पर जीएसटी की बेइंतहाशा बढ़ोतरी और सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले की कीमत में बढ़ोतरी से सरकारी कार्यों में लाल ईंट के प्रयोग पर प्रतिबंध और लेबर लॉ की वजह से हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है। उधर नगरपालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समाधान को लेकर नारौन में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के नाम ज्ञापन सौंप दिया है और कर्मचारी विधायकों के आवास पर पहुंचते हैं, लेकिन विधायक रामकुमार गौतम वहां नहीं मिले। वहीं नगरपालिका कर्मचारी नेता नरेश कुमार ने बताया है कि नगरपालिका कर्मचारी लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर लगातार बातचीत करते हुए नजर आते हैं। स्थायी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछले दिनों हमारी मांगों पर सहमति जता दी थी, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। बता दें कि नगर पालिका कर्मचारियों की मुख्य मांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को खत्म कर कर्मचारियों को पक्का करना है और अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करना मांग में शामिल है। हमारी मांगे कई लंबी समय से चली हुई है और सरकार, जब भी हम सरकार से बातचीत करने के लिए जाते हैं, हमारे नेता सरकार बात तो मान लेती है लेकिन टेबल पर तक सहमत रह जाती है। पिछले दिन 10 मई को हमारे निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ हमारे नरेश शास्त्री जी व हमारे नेताओं ने बात की, लेकिन कमल गुप्ता जी के साथ ऐसी वार्ता हुई जहां कौशल रोजगार को बंद करने की बात आई, वो उन्होंने मानी और हमारे नगर पालिका कर्मचारी को बोला भी हम नगर पालिका कर्मचारियों को कौशल रोजगार से बाहर करेंगे, उनको अंदर नहीं लेंगे। के कर्मचारी यहाँ पर आए थे, संघ इनका इकट्ठा हुआ है, यहाँ अपना ज्ञापन गौतम साहब को देना चाहते थे, लेकिन गौतम साहब यहाँ है नहीं, चंडीगढ़ है, इसलिए ये मेरे को दे रहे हैं। मैं गौतम साहब तक इनका अवश्य पहुंचाऊंगा। उधर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जिला प्रशासन को गाइडलाइन जारी कर चुकी है और वहीं इस कड़ी में कैथल के उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतरवार ने भी अपने जिलों के सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कामयाब बनाने के लिए हर जोर की कोशिश चल रही है और सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान किसी भी सूरत हाल में कामयाब होता हुआ नजर आए। अंकित है सर। इसलिए आए थे यहाँ पे? झंडा तिरंगा लेने के लिए आए थे। तो कैसा लग रहा है, इस पर क्या करेंगे? बहुत अच्छा, घर पर लाएंगे सर। इसमें सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं आई थी यहाँ पे तिरंगा लेने के लिए। तिरंगा हमारे देश का शान है, ये मैं अपने घर के लिए लेने आई हूँ। कैसा लगेगा इस पर तिरंगा घर पे लगाने? मुझे बहुत अच्छा लगेगा तिरंगा मुझे मेरे घर पे लगा के। जैसा कि सभी को मालूम है कि सरकार आज़ादी महोत्सव मना रही है सर, और ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि
विभाग में झंडे आए हुए हैं, घर घर तिरंगा लहरा फहराना है, इसलिए सर हम झंडे लेने आए थे। किसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था झंडे लेके? हमें सोशल मीडिया से, प्रिंटेड मीडिया से, सभी से पता चला था कि घर घर झंडा फहराना है, इसलिए। तो कुछ कितने का दिया गया, कुछ बताया गया कैसे आपको बांटना है? हमें इस पैसों के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। हर घर तिरंगा योजना के लिए क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया, जिला प्रशासन क्या कुछ तैयारी? कैथल जिले में हमें लगभग 2.5 लाख झंडों की ज़रूरत है हर घर में तिरंगा लहराने के लिए, और अभी 1,90,000 झंडे हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। रिमेनिंग भी 1-2 दिन में प्रोक्योर हो जाएंगे। एंड हर वार्ड के अंदर तिरंगा लहराने के लिए एक टीम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है जो हर घर जाके तिरंगा का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। हर पीडीएस सेंटर के ऊपर झंडे अवेलेबल हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पीडीएस सेंटर के ऊपर जाके झंडे खरीद सकता है। खबर नांदौर से है, जहां बारिश के बाद गुराना गांव में जलभराव की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं और जलभराव से किसानों की फसलें लगातार डूब चुकी हैं। इसी बात को लेकर विधायक रामकुमार गौतम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिल चुके हैं और पानी निकासी के प्रबंध को लेकर गुहार लगा चुके हैं। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई भी गांव के अभी तक के जलभराव की स्थितियां जो है वो समाधान में बदलती हुई नजर नहीं आई। किसान लगातार परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर परेशानी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी पानी निकासी का प्रबंध अभी फिलहाल नहीं हो पाया है और अधिकारी आ जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। कांग्रेस नेता जस्सी पेटवाड़ा ने कहा कि ये बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या का जल्दी समाधान भी होना चाहिए। और पूरे नालंद की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर जो समस्या जल भराव की है वो गुराना गांव की है। और आज आप देख रहे हो, आपके जो कैमरे हैं वो देख रहे हैं, हालात को बयां कर रहे हैं। इससे बुरे हालात और क्या होंगे कि यहाँ पिछले 3 साल से दाना भी फसल का नहीं हुआ और इस साल जो हालात बने हैं वो तो कुदरत ने ऐसे हालात बना दिए कि यहाँ आगे भी 2-3 साल तक अगर ये जल भराव जो है, अगर अगले 2-3-4 दिन तक इस पानी की निकासी की शुरुआत नहीं हुई तो अगली 3-4 फसलों की भी यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और गौवंश को जहर देकर मारने के मामले में शामिल एक आरोपी को अजय उर्फ जग्गू को गिरफ्तार कर लिया है। और उप पुलिस अधीक्षक रामदत्त नैन ने बताया है कि शिकायतकर्ता जितेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में यह बताया है कि वो हड्डी रोड़ी का धंधा किया करता है और मृत गायों की खाल आदि को बेचकर मुनाफा कमाने के इरादे से गाय को जहर दिया करता। इसके बाद गाय की मृत होने की सूचना उसको दी जाती है और वो मृत गाय को अपनी गाड़ी से एक अन्य साथी अजय के साथ उठाकर ले जाया करता है। ये दिसंबर 2021 में जितेंद्र शर्मा है गौशाला का प्रधान, जो गोच किशल्य है पीपड़ी में, तो इन्हें शिकायत दी थी कि भाई हमारे जो यहाँ पे है अपना गाय जो है वो मृत मिलती है और हमने इनका ठेका जो है अपना चांद ठेकेदार है और उनको दिया हुआ है जो शाहबाद का है। तो इस संबंध में पहले चांद को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बावजूद इसमें एक एक्यूज की पेंडिंग थी अरेस्ट, तो उसको आज सदर थानेसर की अपना SHO ने अपने ASI से नरेंद्र से रेड करवा करके अम्बाड़ा से एक्यूज अजय को अरेस्ट करवा दिया है। चरखी दादरी में जागरण कार्यक्रम के दौरान लोक गायिका राकेश शोरड़ा पर फायरिंग की गई है, जिसमें लोक गायिका की जान बाल बाल बचती हुई नजर आई। लोक गायिका राकेश ने बताया है कि रात को चरखी दादरी में जागरण का कार्यक्रम था जिसमें बहुत ज्यादा कलाकार आए हुए थे। जागरण कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई है और गाली गलौच भी की गई है और घटना की सूचना 112 पर दर्ज करवा दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। जी, कल एक जागरण था चरखी दादरी के अंदर और संदीप नाम का जो भाई था उसके बेटे का बर्थडे था। सभी कलाकार आए हुए थे। ठीक है, जब कलाकार गा रहे थे उस टाइम फायरिंग हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरा कलाकार ने गाया, फिर फायरिंग हुई, कुछ नहीं कहा।
ऐसे करते करते 4 बज गए। उन्होंने ऐसे मतलब गुस्ताखिया करते हुए मतलब कलाकारों के अपशब्द भी बोले जा रहे थे, ठीक है, और फायरिंग भी हो रही थी। किसी मेरी तो बिल्कुल जान भी जा सकती थी, मेरे यहाँ से गई है बिल्कुल। बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में मिथेन गैस चपेट में आने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 2 मजदूरों की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ है जब कर्मचारी कंपनी में वेस्ट टैंक की सप्लाई करने में जुटे हुए थे और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बताएं कि बहादुरगढ़ के गांव रोहद में इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली के पटेल नगर के निवासी हितेश ने एरोफ्लेक्स सीलिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नाम से एक कंपनी को खोला है और कंपनी में इंजन की गैस किट बनाई जाती है। वहीं कंपनी के अंदर सफाई के लिए कई बेस्ट टैंक भी बनाए गए हैं और बुधवार को दोपहर कुछ कर्मचारी इन टैंक की सफाई में जुटे हुए थे। इस दौरान गैस की चपेट में आने से 6 कर्मचारी आए और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। अभी तो जो बॉडीज को यहाँ से रिमूव करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले गए हैं। अभी पहले इलाज के लिए लेके गए थे, वहाँ पे जो ब्लड टेस्ट डिक्लेयर किया गया 4 लोग, 2 लोग अभी आईसीयू में हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए चल रहे हैं। पहले इनके जो फैमिली के रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनके संपर्क आने के बाद जो कंप्लेंट्स वगैरह होंगी उनको रिसीव करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके के साइट के विजिट के लिए हम लोग ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं और उसका जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट और रूल्स हैं उसको स्टडी करके और जो संबंधित कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी होती है उसकी कार्रवाई। एरोफ्लेक्स सीलिंग्स के नाम से कोई फैक्ट्री है, तो ये सामने देखा है, ये कोई 5 फुट गहराई 8 फुट गहराई पाउंड है टैंक है। इसमें को साफ करने के लिए वो उतरे थे, तो सस्पेक्टेड यही है कि वो गैस की वजह से 4 मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई है और 2 व्यक्ति भी आईसीयू में हैं, ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अधिकारियों को बुला लिया गया है, पुलिस मौके पर है, उसके विस्तार से इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसे। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में शहीद सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल होने पहुंचे और वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के साथ साथ चोर भी कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बताएं, दरअसल लोगों का ये कहना है कि इस कार्यक्रम में वो ओपी धनखड़ का अभिवादन कर रहे थे और इसी दौरान चोर ने भीड़ का फायदा उठाकर उनकी जेब पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें उनकी जेब से 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के साथ साथ 50,000 रुपए चुराकर फरार हो गए। लोगों का यह भी कहना है कि इस कार्यक्रम में गुरुग्राम पुलिस के एसीपी, एसएचओ समेत कई पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जेब में से पैसे निकाल लिए। कितने? 10,000 रुपए। कब की बात है ये? अभी 5 मिनट की बात है। किसका कार्यक्रम हो रहा है? ये ओपी धनखड़ का। 4-5 लोगों की जेब कटी है। आपकी कितने की कटी? मेरी 42,000 रुपये, 42,000 निकाल। अच्छा, किस दौरान ये वाक्य हुआ? जब ओम प्रकाश जी धनखड़ के माला डालने लगे ना उसी टाइम सरेआम गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले फरार बदमाशों को रेवाड़ी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद झोटा गैंग के सरगना राजकुमार उर्फ झोटा को कोर्ट में पेश भी किया गया है और 3 दिन की रिमांड पर लिया गया। झोटा के पास से 1 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हो चुके हैं और 8 जून की रात को कुख्यात बदमाश झोटा रेवाड़ी के आलू गैंग के गुर्गे से भिड़ गया था। दोनों ही गैंग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हुए कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आए, जिनमें 4 लोगों की गोली लग गई और 1 को चाकू से मारा गया है और इस पूरे मामले में सिटी थाने में आलू और झोटा गैंग के बदमाशों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। वारदात के बाद पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आठ 6/2022 को दारोड़ा चुंगी पर राजकुमार उर्फ झोटा गैंग ने सरेआम फायरिंग की थी, तो उधर से विकास को काफ़ी गोलियां लगी थी। एक राकेश उर्फ काका गैंग के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। विकास उस पार्टी का बंदा था। विकास की कंप्लेंट पे हमने
राजकुमार उर्फ जोटा गैंग के आदमियों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर ली थी। उधर चरखी दादरी के जुबजू कलहा थाना में रोहतक के रेंज की आईजी ममता सिंह पहुंची और थाने का औचक निरीक्षण करती हुई वो नजर आई। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया और अधिकारियों कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित दिशा और निर्देश भी दिए गए। आगे उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होती है और पुलिस विभाग अधिकारी कर्मचारियोों को अपनी ड्यूटी निष्ठावान करनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक ने यह बताया है कि पुलिस हमेशा से सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आती है और समय समय पर चेकिंग अभियान के निर्देश भी दिए जाते हैं। दादरी आने का मकसद तो हमारी दादरी पुलिस दादरी जिला पुलिस के लिए पुलिस लाइन के लिए एक जगह निर्धारित करना था। तो 2-3 प्रपोजल आए हुए थे, उनको देखने के ही उद्देश्य से मैं आज दादरी आई थी। साथ ही जुबजू कला थाने में एक अनौपचारिक निरीक्षण किया गया कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, रहने की, मुलाजिमों की और जो प्रणाली यहाँ पर थाने में सही चल रही है नहीं चल रही है। काफ़ी संतोषजनक व्यवस्था पाई गई यहाँ। उधर सोनीपत के कोंडली में लोग बिजली कट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आए हैं और इसी के चलते लोगों ने बिजली विभाग के पावर हाउस पर लोगों ने ताला जड़ दिया और लोगों का यह भी कहना है कि समस्या के चलते ये ताला लगाया गया और विभाग के अधिकारी बिना प्रोटेक्ट और ताला जड़े काम नहीं करते हैं। और वहीं घरेलू महिलाओं का ये कहना है कि 3 सप्ताह से लाइट की दिक्कत लगातार बनी हुई, समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा, लेकिन कोई हल निकलता हुआ धरातल पर दिखाई नहीं देता। वहीं SDO ने यह दावा किया है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर लोगों की समस्या का निदान किया जाएगा। समस्या का हल हुआ, क्या बातचीत हुई? समस्या का ये है कि जो हमारे यहाँ कॉलोनी है कुंडली गांव के आसपास की, तो ये अनअप्रूव्ड और आगे एक्सटेंशन होती जा रही है लैंड की, एग्रीकल्चर लैंड में। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, गलियों का भी नहीं है और लाइनों का भी नहीं है। वहाँ आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, पोल ले जाने में और लाइन में फ्यूज वगैरह लगाने के लिए जाते हैं तो वो बड़ी दिक्कतें आ रही है। और दूसरा ये है कि जितने भी लाइनें हैं इतनी पुरानी है कि एक पोल के ऊपर 8 से 10-10, 12-12 फीट गए हुए पावर हाउस से। सर 5-6 दिन से लाइट नहीं आ रही, जब से इनसे कंप्लेंट नोट कराओ ना कोई फोन उठाता है, ठीक है, लाइन माइन का कोई पता नहीं है। एसडीएम साहब अभी आए हैं, लेकिन सुबह से हम लोग ना खाना खाया है ना नहाए हैं, ठीक है। 3-4 दिन से तो पानी भी नहीं है, इतनी समस्या आ रही है। पूरी 3-4 कॉलोनी आसपास में है, आते हैं जिनसे बात कर रहे हैं ये गाली के बिना बात नहीं कर रहे। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, वो बोल रहा है कि 2 दिन खड़े रहो या 3 दिन खड़े रहो, हम नहीं कुछ करेंगे जी। आज आया वो बोले आपने क्राइम कर दिया कि क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया था, यहाँ पे लगा दिया लाइट क्या और इनसे कह रहे हैं कि या तो लिख के दे दो और ना टाइम बता दो, टाइम भी नहीं बता रहे हैं। 1 हफ्ते हो गया, बच्चों के 100 रुपए का 60 रुपए का रोज दूध आ रहे हैं और फट जा रहा है। जब फ्रिज दुकान वाले के पास में फ्रिज में लाइटें नहीं रहेगा तो ठंडा कैसे करेगा? पानी भी नहीं मिल रहा है, बराबर में प्लांट है, वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो कहाँ से इंसान पानी पिएगा, कहाँ से नहाएगा? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।